मेरे ख्याल से ट्रू टू लेवल तो हर एक फंड होना चाहिए एंड इन्वेस्टर को इस चीज की ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ स्मॉल कैप नहीं, कोई भी फंड हो जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, क्या वो ठीक तरीके से जो कहा गया है, जो लेबल आपको बता रहा है, क्या वैसे वो मैनेज हो रहा है कि नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस इकोनॉमी में सब कुछ एक साथ रिकवर करता है। अगर आप सेक्टर वाइज जाएंगे तो कुछ सेक्टर आज के दिन में अच्छा नहीं कर रहे। बड़े बड़े सेक्टर हो सकते हैं, कुछ बड़े प्राइवेट बैंक हो सकते हैं, कुछ आईटी वाले कंपनीज हो सकते हैं, कुछ एफएमसीजी कंपनीज हो सकते हैं जो एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर रहे। तो जो हमें दिख रहा है उसके हिसाब से जहां लार्ज कैप कंपनीज की ग्रोथ नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्टेड मेरे ख्याल से कुछ 14% के करीब है, मिड कैप कंपनीज की ग्रोथ ऑफ द होल इंडेक्स इज प्रोजेक्टेड टू बी एट अबाउट 25%। तो ग्रोथ ज्यादा है, वैल्यूएशन ज्यादा है, बट ग्रोथ भी ज्यादा है। तो जब आप पीईजी रेशियो जो हम लोग कहते हैं, प्राइस एडजस्टेड विद अर्निंग्स ग्रोथ पेग रेशियो, उस पे देखते हो तो अभी भी मिड कैप्स लार्ज कैप से सस्ते दिखते हैं। जब भी हमें दिखा कि स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको याद होगा कैलेंडर ईयर 2022 में स्मॉल कैप फंड्स डिड नॉट डू वेल, स्मॉल कैप इंडेक्स डिड नॉट डू वेल। आज आज ऐसे याद भी नहीं आता है मेमोरी में, बट स्मॉल कैप वाज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स इन द वर्ल्ड, स्मॉल कैप 250। तो मेरे ख्याल से डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टिक टू योर एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड रिक्वायरमेंट। आपको डिसाइड करना है कि कितना पैसा आप इक्विटी में रख सकते हो जो वोलेटाइल होगा, एंड आप उसको बुरे वक्त में भी आपको उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी है फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ है मिस्टर असित भंडारकर, हु इज अ सीनियर फंड मैनेजर इक्विटी एट जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड। ही हैज 20 years of experience in equity research and fund management. His last assignment was as fund manager with Lotus India Asset Management Company Private Limited, and before that, for more than 2 years, he was with SBI Funds Management Private Limited as a junior fund manager. He started his career on the broking side as an equity analyst and has worked with firms like Jet Age Securities and Sushil Finance Consultants for almost 2 years. He is a primary fund manager for JM Small Cap Fund, JM Arbitrage Fund, JM Equity Hybrid Fund, and JM Focused Fund. And he's a secondary fund manager for JM Value Fund, JM Tax Gain Fund, and JM Large Cap Fund. Mr. Asit Bhandarkar is an avid golfer and a swimmer. Hello everyone, welcome back to Mutual Funds की बात। Thank you so much for joining us again this week. तो आज हमारे साथ है Mr. Asit Bhandarkar, who is the senior fund manager with JM Financial Mutual Fund. Hi Asit, and thank you so much for joining us today. Hi. So we are honestly very thrilled to have you, and हमने आपके लिए बहुत सारे questions line up किए हैं. So I do hope कि we get to hear some very interesting answers from you. सो असित, आपसे पहला सवाल पूछती हूँ एंड आई थिंक हम सब जानते हैं कि इंडिया की एक्सपेक्टेड जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 8% के करीब होने वाली है इन फाइनेंशियल ईयर 25 एज पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। एंड वी जस्ट वांट टू आस्क यू दिस सिंपल क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि इस ग्रोथ के लिए जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा? डू यू थिंक कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफी स्ट्रांग होगा तभी हम इस नंबर पे पहुंच पाएंगे, और डू यू थिंक एज एन इंडस्ट्री हम ऑलरेडी काफी इन्फ्लोज देख रहे हैं और शायद ये नंबर पहुंचना मुश्किल नहीं होगा? सी, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, लार्जली ये लोग अपने कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एंड कैपिटल मार्केट का रोल जरूर है इस जीडीपी में, बट जीडीपी की ग्रोथ के और भी काफी रीजंस होते हैं। सो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन्फ्लो उतना नहीं रहा है इंडियन मार्केट में, बट हमारी जीडीपी काफ़ी स्ट्रांग रही है फिर भी। सो अगर मैं इस हिसाब से सोचूं कि क्या एफआईआई के आने की वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी या घटेगी, क्या उनका इतना फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा। ठीक है, जरूर एफआईआई के जो इनफ्लो आते हैं उसके कारण काफी बिजनेसेस को बेनिफिट होता है पूरी, बट अगर आप देखेंगे नेचर ऑफ फॉरेन कैपिटल जो इंडिया में आ रहा है, ये भी काफी चेंज हुआ है।
FII की जगह FDI फ्लोस इंडिया में पिछले डेकेड में काफी स्ट्रांग रहे हैं। एंड FDI फ्लोस जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, जो प्री फंड और वेंचर फंड्स के थ्रू आते हैं, या फिर एक्विजिशंस और फॉरेन इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो इस सब बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल जो कंट्री में आती है, ये सब इंडिया की ग्रोथ को बेनिफिट करता है। सो केवल FII नहीं, बट अगर FDI ग्रोथ को अगर आप देखें, FIIs का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है अपने कंट्री के ग्रोथ में, एंड आगे भी रहेगा। बट अगर एक साल FII के पैसे नहीं आएंगे तो क्या हमारा 8% GDP ग्रोथ 6 हो जाएगा? मेरे ख्याल से ये नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंट्री आज के दिन में काफी एक रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के फेज में है। एंड कोई एक चीज से नहीं हो रहा है, काफी रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले 10 सालों में, जिसके कारण आज हम ये स्टेज पे पहुंचे। एंड अगर आप देखेंगे इसकी एविडेंस, अगर आपको देखना है कि अगर पूरे दुनिया में जिस टाइम पे इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, काफी ग्लोबल इकोनॉमीज के GDP में नेगेटिव इफेक्ट आया है, जबकि हमारी GDP एक्चुअली स्ट्रेंथन हुई है, हमारी इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में रही है। ये डायरेक्टली आपको बताता है कि हमारा जो आज के दिन में इंडिया हैज बिकम अ एसेट क्लास इन इटसेल्फ, क्योंकि इंडिया की चाल एकदम दुनिया से अलग है आज के दिन। ओके, बट देन डू यू थिंक अभी हम FII इन्फ्लोज देख रहे हैं? क्योंकि लाइक यू सेड कि FII इन्फ्लोज काफी स्लो हो गए थे, बट डू वी सी बेटर इन्फ्लोज नाउ? सी FII का जो इन्फ्लो है ना, FIIs आर दे लाइक अनलाइक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जिसे जो एज अ डोमेस्टिक इन्वेस्टर मेरे पास चॉइस क्या है? मैं हमारे आसपास में जो हो रहा है देखता हूँ, जो डेटा हमारे सामने आता है देखता हूँ, और अगर मुझे कॉन्फिडेंस रहा कि मेरी कंपनीज जो लिस्टेड हैं वो अच्छा करेंगी, तो मैं पैसे लगाता हूँ। जबकि FII के पास एक और कॉम्प्लिकेशन होता है, आपकी कंपनी अच्छी कर रही है, लेकिन क्या आपकी कंपनी किसी और कंट्री की कंपनी से महंगी या सस्ती है? सो आज के दिन में जो FII का पर्सपेक्टिव ये है कि हाँ, आपकी कंट्री बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन हमें यहाँ कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर काफी जोर शोर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड उनके पास चॉइस है। सो वो अपना चॉइस एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक और बात भी है कि जब हमारी कंट्री स्ट्रांग चल रही थी, कुछ और कंट्रीज बहुत बुरे वक्त से निकले हैं, कुछ और कंपनीज काफी बुरे। सो वहाँ वैल्यूएशन बहुत सस्ता है ना। ये वैल्यूएशन सस्ता है एक राइट रीजन के लिए है कि रॉन्ग रीजन के लिए, ये आगे वक्त बतलाएगा। लेकिन आज के दिन में अगर किसी को सस्ता खरीदना है तो उसकी पॉसिबिलिटी इंडिया में बहुत कम है। एंड FIIs टू दैट एक्सटेंट, बिकॉज दे हैव दैट चॉइस, वो लोग कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग खराब या अच्छे हैं, उनका ये चॉइस की बात है। बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो इंडिया की तरफ जो रुझान रहा है, जिस हिसाब से हमने लोगों का कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट देखा है, एंड जिस टाइप के पैसे भी बने हैं पिछले 4-5 सालों में, ये इंटरेस्ट मेरे ख्याल से रहेगा, क्योंकि इट्स कमिंग फ्रॉम द कॉन्फिडेंस कि देश के ऊपर जो अपने GDP के ऊपर जो कॉन्फिडेंस रहा है, जो अपने कंपनीज जो अच्छा कर रही हैं, वो कॉन्फिडेंस उनके एक्शंस में भी आया है। मेरे ख्याल से कैपिटल मार्केट्स की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैव क्रॉस्ड FII होल्डिंग एज अ परसेंटेज। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा चेंज है कि मैंने जब मेरा करियर शुरू किया था 20-22 साल पहले, तभी FIIs had the power to move the market on either sides, because उनकी होल्डिंग सब्सटेंशियल होती थी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर बहुत छोटे होते थे। आज के दिन में एक बराबरी की पोजीशन आ गई। Yeah, and that's a big change in itself. I completely agree. Yeah. Okay. So असद में अगला सवाल थोड़ा स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर है, एंड आई थिंक हम सब जानते हैं कि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है, राइट? तो अगर हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करें, सो डू यू थिंक एज इन्वेस्टर्स हमें ऐसे स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें ज़्यादा प्रोपोर्शन स्मॉल कैप स्टॉक्स में है, विच इज़ you're true to the label, या फिर ऐसे स्मॉल कैप फंड्स में जिनमें हायर प्रोपोर्शन मिड कैप या लार्ज कैप्स में भी है, सो उससे हमें थोड़ी सेफ्टी मिल सकती है? मैडम, रिस्क की बात ऐसी है कि रिस्क तो हर चीज में है। आज रोड क्रॉस करने में भी रिस्क है, ठीक है? एंड इक्विटी एज एन एसेट क्लास हैज इट्स ओन रिस्क, बट उसका पेशेंट इन्वेस्टर के लिए रिवॉर्ड्स भी होता है। सो ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में कोई एक स्पेसिफिक रिस्क है, ठीक है? स्मॉल कैप में होता क्या था, एंड ये जो धारणा क्यों बनी कि हाई रिस्क है, क्योंकि इनमें वोलेटिलिटी बहुत होती थी। क्यों वोलेटिलिटी होती है? अगर 10 साल पहले हम देखेंगे, 10 साल पहले बहुत कम AUM म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का स्मॉल या मिड कैप की तरफ होता था।
कैटेगराइजेशन के बाद आज देख सकते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की सारा अगर हम एयूएम एडअप करते हैं, मेरे ख्याल से कुछ 2.5 लाख करोड़ के करीब स्मॉल कैप फंड्स का एयूएम है। ठीक है, बहुत बड़ा एयूएम। मतलब इसका मतलब ये है कि सारे फंड्स अगर कैश पे बैठे हैं तो 10,000 करोड़ के करीब कैश होगा। तो क्या होता है कि जब एक वोलेटिलिटी आती है, एक बड़ा कैश का वॉल अगर है, ठीक है, तो ये वोलेटिलिटी कम हो जाती है। दूसरा, डेली वॉल्यूम, क्योंकि क्या था कि पहले एफआई डोमिनेटेड मार्केट हुआ करती थी, सो वॉल्यूम आपके लार्ज कैप में बहुत अच्छे होते थे, जबकि स्मॉल कैप में जब भी मार्केट अच्छी होती थी तो वॉल्यूम बहुत अच्छे होते, जब मार्केट थोड़ी डामाडोल हो गई तो स्मॉल कैप के वॉल्यूम गिर जाते थे, तो प्राइस इम्पैक्ट बहुत आता था। हमने एक स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया था अभी, तो उसमें हमने स्टडी किया कि जो जो आज स्मॉल कैप इंडेक्स का डेली ट्रांजैक्शन हो रहा है इन करोर्स, 14,500 करोड़ का डेली ट्रांजैक्शन हो रहा है इन द स्मॉल कैप इंडेक्स स्टॉक्स डेली। सो ये भी एक आई थिंक बड़ा रीजन होगा जिसके कारण वोलेटिलिटी घट रही है। जो आपका क्वेश्चन था कि किसमें प्रोपोर्शन कम ज्यादा, मैडम देखिए एक बात तो बहुत क्लियर है कि अगर आपने कैटेगराइजेशन सेबी ने क्यों किया था, क्योंकि इन्वेस्टर क्लैरिटी हो। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है तो आपने स्मॉल कैप सेगमेंट के बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ट्रू टू लेवल तो फंड को होना ही चाहिए। ठीक है, अगर ट्रू, बिकॉज सी एसेट एलोकेशन इज द फाइनेंशियल प्लानर्स जॉब। वो अपना काम करेगा कि यार नहीं, मुझे आज स्मॉल कैप में कम रखना है, मिड कैप में ज्यादा करना है। वो अगर फंड मैनेजर भी अपने लेवल पे करेगा तो ये एक्सरसाइज इन रेपिटेशन है। तो ये नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। ट्रू टू लेवल तो हर एक फंड होना चाहिए, एंड इन्वेस्टर को इस चीज की ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ स्मॉल कैप नहीं, कोई भी फंड हो जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, क्या वो ठीक तरीके से जो कहा गया है, जो लेबल आपको बता रहा है, क्या वैसे वो मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, ओके। बट आपने ये भी बोला कि ऑफ कोर्स स्मॉल कैप्स में रिस्क होता है, एंड एज एन इन्वेस्टर अगर आप वो रिस्क लेना चाहते हैं देन यू शुड इन्वेस्ट। तो अभी हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप फंड्स में थीमेटिक फंड्स जो ज़्यादा रिस्की कैटेगरीज हैं उसमें बहुत सारा इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिख रहा है, एंड हम ये भी ऑब्वियसली लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको अच्छे रिटर्न्स चाहिए। तो व्हाट वुड यू टेल इन्वेस्टर्स जो लार्ज कैप फंड्स की तरफ उतना ज़्यादा जिनका रुझाव नहीं है, जिनको लगता है कि अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो स्मॉल कैप थीमेटिक फंड्स में डाल दो एंड आई एम सॉर्टेड। सो इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल सच इन्वेस्टर्स? नहीं देखिए मैडम, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल सही है, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा इसमें हिस्ट्री रहा है कि स्मॉल कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कोविड के जो बॉटम के बाद सब्सटेंशियली टर्न अराउंड, और मार्जिन्स इन कंपनीज की बहुत अच्छी हुई है, जो इन कंपनीज की बैलेंस शीट है इनमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई है, तो ऑफ कोर्स उसका रिटर्न काफी अच्छा है। बट मेरी ये फीलिंग है कि लार्ज कैप एज ए कैटेगरी हैज बीन सॉर्ट ऑफ इग्नोर्ड। और अगर आप देखेंगे लार्ज कैप सिर्फ निफ्टी 50 नहीं है आज के दिन में, एज पर डेफिनेशन लार्ज कैप इज BSE 100 और NSE 100, द 100 स्टॉक इंडेक्स। एंड उसमें जो अदर 50 स्टॉक है, विच इज निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब पहला जो निफ्टी है इज द फर्स्ट 50 stocks and nifty next 50 is the next 50 stocks. That has been one of the best performing index in the last 6 months. सो धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो ये जो चाल चेंज हुई है इसको नोटिस कर रहे हैं, एंड लार्ज कैप फंड्स में भी पैसे आएंगे। ये साइक्लिकल बात है, इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि इंटरेस्ट एक लॉपसाइडेड रहा है स्मॉल कैप की तरफ। बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से अगर मैं सोचूं, देखिए आप स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट क्यों करते हो? आप स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट इसके लिए करते हो ये कंपनी ज्यादा ग्रो करती है, इनकी पेस ऑफ ग्रोथ जो बाकी कंपनीज के हिसाब से अगर आप कंपेयर करें, लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से कंपेयर करें तो थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि दे आर एट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। थोड़ी छोटी कंपनीज है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है तो फास्ट ग्रो करती है, तो इसका बेनिफिट आपको स्टॉक प्राइस में लॉन्ग टर्म में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आप स्मॉल कैप की तरफ देख रहे हैं तो आपका होराइजन लंबा होना चाहिए। द लॉजिक फॉर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप इज गुड. Okay. The volatility is in the short term and the returns you will get in the longer term. Thematic funds की बात है, ये तो एक opportunistic allocation है. I mean, there's nothing wrong. Some themes are 4, 5, 6 year long themes. They may continue. But एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर का एडवाइस आपको होना जरूरी है, क्योंकि जब वो थीम वर्कआउट हो जाती है उसके बाद आपको पैसा निकाल के कहीं और डालना पड़ेगा। तो ये थीमेटिक फंड्स
एक अप्रोच अलग है, बट इसमें कोई गलत नहीं है, रिस्क है, बट एक देखिए मैडम, ऐसा है कि रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, तो सिर्फ आपको अच्छी एडवाइस की जरूरत है। ओके। रिस्क तो लेना ही चाहिए, क्योंकि इस कंट्री में जिस स्टेज से ग्रो कर रही है, जो रिस्क टेकिंग अगर आप करोगे थोड़ा, तो आपका अल्फा जनरेशन अच्छा होगा, रिटर्न भी अच्छे बनेंगे। द टेलविंड ऑफ द इकोनॉमी इज बिहाइंड यू। ओके। बट अगर हम सिर्फ लार्ज कैप के बारे में ही थोड़ा और डिस्कस करें आसित, हम सब जानते हैं कि लार्ज कैप फंड्स जो होते हैं वी कैन से रिलेटिवली कम रिस्की होते हैं कंपेयर टू स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। तो क्या हमें सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हम ऐसे फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, फोकस फंड्स, जिनमें काफी अच्छा लार्ज कैप एलोकेशन रहता है, राइट? प्लस यू गेट द बेनिफिट ऑफ अदर सेगमेंट्स एज वेल। तो आपको क्या लगता है कि ट्रू टू द लेवल लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर वी कुड कंसिडर फ्लेक्सी कैप, फोकस फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या है, अगर आपको एक फंड में इन्वेस्ट करना है, यू शुड इन्वेस्ट इन अ फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि आपको लार्ज कितना लेना है, मिड कितना खरीदना है या स्मॉल कितना खरीदना है, ये झंझट है आपके लिए। अगर आपके पास एक अच्छी एडवाइस नहीं है, तो आपको इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, फंड मैनेजर आपके लिए डिसाइड करेगा कि आपका पैसा किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। एक ट्रू टू लेबल फ्लेक्सी कैप फंड में आप इन्वेस्ट करो, तो आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर आप एसेट एलोकेशन करने के स्टेज में हो एंड आपको स्पेसिफिकली आपके प्लान के हिसाब से, आप समझो कुछ लॉन्ग टर्म का पैसा है जो 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली आपको स्मॉल एंड मिड कैप की तरफ ज्यादा रखना चाहिए वो पैसा, ठीक है। अगर आपका कुछ पैसा शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए अगर आपका, जहां वोलेटिलिटी आपको, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी आपको ट्रबल कर सकती है, वो पैसा लार्ज कैप की तरफ होना चाहिए। बट देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। हर एक आदमी की नीड्स अलग हैं, उनके गोल्स अलग होते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई 23 ईयर ओल्ड आदमी है, सारे 23 ईयर ओल्ड आदमी के रूल, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड मैट्रिक्स है, वो सेम होगा। सो इट इज अ पर्सनलाइज्ड अप्रोच दैट हैज टू बी टेकन। बट माई पॉइंट वॉज दैट अगर आपको एक ही फंड में इन्वेस्ट करना है एंड आपको ये सब झंझट नहीं चाहिए, आपको इंडिया के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो फ्लेक्सी कैप इज द बेस्ट। बट इफ यू हैव गुड एडवाइस, आपके पास अच्छी एडवाइस है, तो आप इसको अच्छी तरह से कैलिब्रेट करके इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। मैंने ऐसे इन्वेस्टरों को देखा है जिन्होंने 10-10 साल केवल सिर्फ स्मॉल कैप फंड में SIP की है एंड उनके रिटर्न्स आर फैंटास्टिक, बट उन्होंने रिस्क भी बहुत ज्यादा लिया था। Sure. Yeah. I mean, that's very true because हर इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट, रिस्क प्रोफाइल अलग होती है, एंड आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि वो उसके हिसाब से इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल वैल्यू फंड्स होते हैं, ग्रोथ फंड्स होते हैं, वी हैव वैल्यू इन्वेस्टर्स या फिर वी हैव ग्रोथ इन्वेस्टर्स। अगर हम वैल्यू फंड्स की बात करें, इट इज़ नोन कि रिकवरी, जब इकोनॉमी रिकवर हो रही होती है तब वैल्यू फंड्स अच्छा करते हैं। तो आप एक तो बताइए ऐसा क्यों होता है? प्लस JM का वैल्यू फंड, हाउ, व्हाट इज योर स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटजी? तो आप उसके लिए स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं फॉर द JM वैल्यू फंड? सी मैम, एज अ फंड हाउस हमारी जो फिलोसफी है, वी आर ग्रोथ इन्वेस्टर्स, ठीक है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज अ स्टाइल। ओके। सो नाउ आयरनी इज कि हमारा वैल्यू फंड भी अच्छा कर रहा है, तो कैसा अच्छा कर रहा है? सी, हमारा फोकस हमेशा ये होता है कि वैल्यू के नाम पे वैल्यू स्टॉक नहीं खरीदना है। जो स्टॉक आप खरीदोगे उसमें कुछ ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो अब समझिए, अभी ऐसा मार्केट, जैसे आपने बताया कि रिकवरी फेज, ठीक है, रिकवरी फेज कोविड के बाद एक इकोनॉमी की रिकवरी फेज रही, अच्छी रिकवरी फेज रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस इकोनॉमी में सब कुछ एक साथ रिकवर करता है। अगर आप सेक्टर वाइज जाएंगे तो कुछ सेक्टर आज के दिन में अच्छा नहीं कर रहे, बड़े बड़े सेक्टर हो सकते हैं, कुछ बड़े प्राइवेट बैंक हो सकते हैं, कुछ IT वाले कंपनीज हो सकते हैं, कुछ FMCG कंपनीज हो सकते हैं जो एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर रहे। सो पॉइंट इज दैट वैल्यू फंड में जो फिलोसफी ये है हमारी कि इन सेक्टर्स में जो आज डिप्रेस्ड हैं, आप एक कॉन्ट्रेरियन पोजीशन तब लो जहां पे आपको दिख रहा है कि ग्रोथ में टर्न अराउंड है। जब ग्रोथ में टर्न अराउंड आएगा डिप्रेस्ड सेक्टर्स में, तो जो वैल्यूएशन है धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। सो वैल्यू फंड इन्वेस्टर is getting a benefit of not just buying the stocks cheap in the portfolio, but also getting an outsized return because it's not earning growth alone. उसको PE re-rating का भी बेनिफिट मिल रहा है। सो दैट इज व्हाट वी प्ले इन द वैल्यू फंड, कि जब आप प्लेन वैल्यू
खेलते हो, एज पर टेक्स्ट बुक अगर आप खेलो, ठीक है, प्लेन वैल्यू में क्या हो जाता है कि आपको लो ग्रोथ कंपनी मिलती है जहां आपकी सेफ्टी बहुत होती है, बट इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर आपकी रिटर्न बनते हैं, सेफ्टी स्टॉक्स होते हैं। बट जब आपको इसमें ग्रोथ एलिमेंट मिलता है कि ये सेक्टर ऐसा है कि यहाँ ग्रोथ भी आएगा एंड आज के दिन में नहीं है, तो आपको पी रेटिंग भी मिलता है, एंड दैट इज आवर अप्रोच। सो एज अ ग्रोथ फंड हाउस वी फोकस ऑन वैल्यू स्टॉक्स इन ग्रोथ सेक्टर्स, जो आपको एक बुरे वक्त पे Okay. स्टडी करके इन स्टॉक्स को खरीदना है। दैट हैज बीन आवर अप्रोच। सो अगर आप 3 साल पहले आप देखेंगे सेक्टर्स लाइक एनबीएफसी वर ग्रोथ सेक्टर्स बट नॉट डूइंग वेल, लॉन्ग टर्म फाइनेंसियर्स, टेक्सटाइल सेक्टर, इवन इंडस्ट्रियल सेक्टर लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे काफी एक्सपोर्ट वाली कंपनीज डिड वेरी पुअरली। सो आर वैल्यू फंड विल लुक एट सच कंपनीज। तो ये क्या होता है, वैल्यू फंड इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो वेयर द कोरिलेशन टू इंडेक्स इज लेस। अगर आप देखेंगे हमारे वैल्यू फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक्स काफी अलग होते हैं, इन स्टॉक्स की वैल्यूएशन अलग होती है एंड इनका मार्केट के साथ कोरिलेशन भी कम होता है। सो अगर मार्केट कल को करेक्ट होता है, सो मे बी यू विल डू बेटर ऑफ इन अ वैल्यू फंड। ओके, बट ऐसा क्यों होता है कि रिकवरिंग मार्केट, जब इकोनॉमी रिकवर हो रही होती है तब वैल्यू फंड्स अच्छा करते हैं? क्योंकि मैडम ऐसा है कि तभी एक इकोनॉमिक टेलविंड होता है कंपनीज के पीछे, आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी आपको सपोर्ट करती है। तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ में इट इट द राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं कि सब कुछ आपको टेलविंड में अच्छा मिलता है। बट चैलेंज क्या होता है कि जब सब कुछ अच्छा कर रहा होता है एंड जब इकोनॉमी सब कुछ अच्छा कर रही होती है, तब वैल्यू फंड क्या करेगा? इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन तो ये होती है, हमारा बेंचमार्क तो BSE 500 है, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न भी मिले। सो वी बिलीव इन कंटिन्यूअसली मूविंग आवर पोर्टफोलियो टुवर्ड्स द नेक्स्ट set of value stocks. We are not looking at pure low P alone, but companies where valuations are depressed because of some circumstances that have come, and where when the growth comes back the valuation will bounce back. तो हम लोग थोड़ा एक blended approach से चलाते हैं, थोड़ा contrarian approach जिसे कहते हैं। ओके, वंडरफुल। सो असद, अब मैं आपसे एक छोटा सा थियोरेटिकल सवाल पूछती हूँ। आप ये बताइए कि म्यूचुअल फंड्स में फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? हमें बहुत बार पूछा जाता है कि ये बताइए फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं एक म्यूचुअल फंड में, एंड मे बी विद एग्जांपल्स यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस। मैडम ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, बट जो मुझे समझ में आता है कि हर एक फंड जब आप खरीदते हो उसका एक स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर एक क्लियर वे ऑफ इन्वेस्टिंग लिखा होता है उस ठीक है, कि जैसे कि अगर आप लार्ज कैप फंड का स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट उठाएंगे, उसमें क्लियर एक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी होगी कि आप 80% कम से कम लार्ज कैप में रखेंगे। मतलब ऐसे काफी कुछ होता है, कितना पैसा आप डेट में लगाएंगे, कितना पैसा आप इक्विटी करेंगे, कितना आप आर्बिट्राज करेंगे, कितना पैसा आप डेरिवेटिव्स कर सकते हैं। सो ये एक दिस इज लाइक अ फंडामेंटल एट्रीब्यूट, एंड इफ इसमें कोई चेंज अगर आज करते हो आप कि नहीं मैं ये परसेंटेज नहीं, इससे ज्यादा करूंगा, कम करूंगा, तो आपको इन्वेस्टर का अप्रूवल लेना पड़ता है। सो फंडामेंटल एट्रीब्यूट एक वो चीज होती है जो इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द म्यूचुअल फंड कंपनी एंड द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। सो एनी चेंज की एक ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है जिसके अंडर मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, द कंपनी हाउ विल इट इन्वेस्ट द मनी ऑफ द इन्वेस्टर इज लेड आउट। तो इसमें कोई चेंज हो जाता है तो आपको इन्वेस्टर अप्रूवल लेना पड़ता है। तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए अगर एक स्कीम का फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज हो रहा है? व्हाट शुड द इन्वेस्टर डू? See, ma'am, it's not one size fits all answer. Sometimes the fundamental attribute change will just be because ठीक है, समझो कोई फंड है जो 30 साल पहले किसने लॉन्च किया, उस टाइम पे इन्वेट्स नहीं होते थे, तो आज अगर आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने रियलाइज किया कि इन्वेट्स आए हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती थी, ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपको कुछ स्ट्रेटेजीज करनी है तो आप फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज के लिए अप्लाई करते हो और इन्वेस्टर को बताते हो, ठीक है। सो आई वुड थिंक दैट इट इज जस्ट ब्रिंगिंग द डॉक्यूमेंट एंड द एग्रीमेंट टू द करंट level, right? But in some cases, yes, there can be a change because
the original fundamental attribute may not be relevant or may not be performing well for the investor. So investor needs to take a studied call. So as I said, Okay. in some cases it will be the fundamental attribute changes because it needs to change and keep up with the times. In some cases वो इसके लिए होगा क्योंकि regulator expects some change and it has to be implemented. Regulations also change as time passes. And finally, in some cases, the mutual fund company will think that what is more relevant from a business perspective and from a returns perspective for the investor and make the change. Whether the change suits you or not, is again an individual question. वो आपको खुद एग्जामिन करना पड़ेगा. ओके ओके सो इट बेसिकली मीन्स एज एन इन्वेस्टर अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज होने के बाद भी आप उस चेंज से ठीक हैं देन इट्स ओके अदरवाइज यू नीड टू टेक अ कॉल वेदर यू वांट टू एग्जैक्टली कंटिन्यू सी अगर आपका कोई फाइनेंशियल प्लान बना हुआ है, ठीक है, अगर कोई फंड है जो समझिए आज के दिन में लार्ज कैप फंड है, अगर मैं इसको लार्ज एंड मिड कैप फंड करता हूँ और उसकी वजह से मेरा पूरा एसेट एलोकेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो फिर इट इज नॉट सूटिंग योर पर्पस. तो आपको फिर उसमें करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा. या फिर आप या तो आपका मिड कैप का एलोकेशन कहीं और कम कर दो या फिर यहाँ से आप निकल जाओ और एक प्लेन वैनिला लार्ज कैप फंड. मैं ऐसे एग्जांपल दिया बट दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन कि इफ इट our financial plan is the most important thing. वो सबसे सैक्रोसेंट होता है कि ये सबसे ज्यादा जरूरी गोल है. अभी इसमें अगर ये कोई फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज की वजह से उसमें कुछ चेंज आ रहा है तो आपको चेंज करना चाहिए. वंडरफुल ओके सो असित अभी तक हमने लार्ज कैप्स की बात कर ली हमने स्मॉल कैप फंड्स की बात कर ली अब आई थिंक थोड़ा मिड कैप के बारे में बात कर लेते हैं बिकॉज वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है और आई थिंक हमने पहली बार देखा है कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के जो असेट्स हैं वो लार्ज कैप से भी ज़्यादा हुए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आप हमें ये बताइए कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए मिड कैप एज अ कैटेगरी कितना ज़रूरी होता है. आई मीन वी स्पोक अबाउट स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप्स एंड दैट्स ग्रेट बट हेल्प अस अंडरस्टैंड कि क्या मिड कैप भी ज़रूरी होते हैं एंड डू यू थिंक कि अभी जो मिड कैप स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ओवर वैल्यूड हैं क्या अभी सही समय है इन्वेस्टर्स को मिड कैप में निवेश करने का हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस. मैडम समय तो मैं नहीं बोल सकता सही है कि नहीं है बट हमने एक स्टडी किया था, ठीक है, अभी हमने एक फंड लॉन्च किया था तो पब्लिकली अवेलेबल है वो पीपीटी, आप भी देख सकते हो. बट इट डज कम आउट दैट लार्ज मिड और स्मॉल के बीच में वैल्यूएशन मिड की सबसे ज्यादा है आज के दिन. बट एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो ग्रोथ है आज वर्सेस लार्ज एंड स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज की सबसे ज्यादा प्रोजेक्टेड ग्रोथ है आगे, ठीक है. क्यों है ऐसे? क्योंकि दीज आर नॉट वेरी स्मॉल कंपनीज. काफ़ी ऐसे कंपनीज हैं जो अपने इंडस्ट्री में लीडर्स हैं बट वो हैं मिड कैप क्योंकि वो लोग एक ऐसे सेगमेंट में जहाँ पे ग्रोथ अच्छी है, विजिबिलिटी भी अच्छी है बट बिकॉज द अपॉर्चुनिटी साइज में नॉट बी एज लार्ज, वो लार्ज कैप नहीं है, ठीक है. जो हमें दिख रहा है वो ये है कि फ्रॉम अ वल्नरेबिलिटी पर्सपेक्टिव ऑफ द बैलेंस शीट, ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एक्सेट्रा, mid cap companies are have been in a sweet spot over last few years because उनके cash flows भी अच्छे चल रहे हैं, उनकी growth भी अच्छी चल रही है और उनके ग्रोथ के लिए जो जैसे कहते हैं ना, जैसे पेनिट्रेशन है, मार्केट है, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी हुई क्योंकि वो लोग उस स्टेज पे जहाँ सब कुछ एक्सप्लॉइटेड नहीं है. तो जो हमें दिख रहा है उसके हिसाब से जहाँ लार्ज कैप कंपनीज की ग्रोथ नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्टेड मेरे ख्याल से कुछ 14% के करीब है, मिड कैप कंपनीज की ग्रोथ ऑफ द होल इंडेक्स इज प्रोजेक्टेड टू बी एट अबाउट 25%. तो ग्रोथ ज्यादा है, वैल्यूएशन ज्यादा है बट ग्रोथ भी ज्यादा है. तो जब आप पीईजी रेशियो जो हम लोग कहते हैं, प्राइस एडजस्टेड विद अर्निंग्स ग्रोथ पेग रेशियो, उस पर देखते हो तो अभी भी मिड कैप्स लार्ज कैप से सस्ते दिखते हैं. बट ऑन एब्सोल्यूट बेसिस आज के दिन में मिड कैप के वैल्यूएशन लार्ज कैप से ज्यादा है, स्मॉल कैप से भी ज्यादा है. तो क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को? इन्वेस्टर को मैडम हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए क्योंकि जस्ट बिकॉज वी अगर टेक्टिकली आप मिड कैप से लार्ज कैप चले गए या फिर और अगर समझो कंपनीज ने ग्रोथ में और सरप्राइज कर दिया तो वैल्यूएशन क्या पता ये सस्टेन ही कर जाएगा. अगर वैल्यूएशन सबका सेम रहा अगले साल, सिर्फ अर्निंग्स ग्रोथ ट्रैक कर लिया तो शायद मिड कैप आपको आउट परफॉर्म कर जाए. वैल्यूएशन अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे. एज अ फंड हाउस वी आर फोकस्ड ऑन अर्निंग्स ग्रोथ. हमें जब तक ग्रोथ दिखती है हम लोग पैसा रखते हैं.
जब ग्रोथ स्लो होते हुए दिखती है तो हम लोग पैसा निकाल लेते हैं. दैट इज व्हाट वी डू फॉर आवर इन्वेस्टिंग. एंड इन्वेस्टर्स शुड ऑल्सो have a disciplined approach to different caps rather than keep going between caps etc. आप एक फाइनेंशियल प्लान बनाओ, उसको स्टिक करो. ओके, सो विच मीन्स वी कैन से कि थोड़ा एलोकेशन मिड कैप में हो सकता है कि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में. इट इज आई मीन यू बिल्कुल कैन होना लुक एट चाहिए. इन्वेस्टिंग इन मिड कैप्स, राइट? बिकॉज सी, अगर आप, जैसे मैंने बताया, अगर वो सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, आप ग्रोथ सेक्रीफाइस कर रहे हो. सी इफ यू, आप इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? ग्रोथ के लिए. Okay. अगर आप ग्रोथ सेक्रीफाइस करना चाहते हो, आपको रिस्क नहीं ज्यादा लेना है, तो अलग बात है. नहीं तो आप ग्रोथ सेक्रीफाइस करने की जरूरत क्या है? All right, okay. So, Asit, let me ask you this next question, and I think आप इतने सारे experience के साथ आते हैं, and you've been in the equity space for decades. तो आप हमें ये बताइए कि what is the importance of a cautious and contrary approach? तो जब हम equity funds में invest करते हैं, तो हमें क्या contrary approach लेनी चाहिए invest करने के लिए? मेरे हिसाब से a disciplined approach always works better than a contrary approach और a cautious approach. See, tactically ये काम करेगा. आज मार्केट 10% नीचे, हमने आज इन्वेस्ट कर दिया, बट ये आपका फाइनेंशियल प्लान नहीं हो सकता. Okay. जो मैंने देखा है, जिन्होंने इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जिन्होंने अपनी अच्छी वेल्थ बनाई है, Okay. Okay. दे हैव मेड गुड वेल्थ थ्रू डिसिप्लिन. बुरे वक्त में भी पैसा इन्वेस्ट करते गए, अच्छे वक्त में भी पैसा करते गए. उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है. जो कहते हैं ना कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट. ठीक है, क्योंकि कॉशन में क्या हो जाता है कि अरे यार मार्केट के वैल्यूएशन ज्यादा है, ठीक है, आप कॉशियस हो जाते हो, आप इन्वेस्ट नहीं करते. मार्केट और ऊपर चली गई, क्या करोगे आप? अच्छा, आज मार्केट गिर गई तो मैंने आज इन्वेस्ट कर दिया, कॉन्ट्ररी अप्रोच. कल मार्केट और गिरी, फिर क्या करोगे आप? बॉटम किसी को नहीं पता. उससे अच्छा अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, अच्छे दिन बुरे दिनों पे भी आपका पैसा जाएगा, और आप इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसके साथ आप पार्टिसिपेट करते रहोगे, आप अल्फा जनरेट करोगे वर्सेस इन्फ्लेशन, विच इज द प्राइमरी गोल ऑफ इन्वेस्टिंग. Okay. Okay. क्योंकि इक्विटीज, इफ यू सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमेशा इन्फ्लेशन एडजस्टेड सुपीरियर रिटर्न देते हैं. Yeah, I think that's one of the main reasons कि investors equities में invest करते हैं, क्योंकि they want to beat inflation. अगर inflation को beat नहीं करना होता तो I think हमारे पास और भी काफी products हैं. Okay, so आसिफ, अब थोड़ा SIPs के बारे में डिस्कस करते हैं, because I think कितना कुछ SIPs के बारे में बोला गया है. People love investing in SIPs, and I think हमने देखा है कि as an industry भी SIP को बहुत प्रमोट किया गया है. लेकिन सरप्राइजिंगली अगर हम मई 2024 का डेटा देखें तो काफ़ी विड्रॉल्स हुए थे एसआईपीज में से. ऑलमोस्ट 11,678 करोड़ का एसआईपी अकाउंट से विड्रॉल हुआ था, कंपेयर टू एन एवरेज जो करीब 10,400 करोड़ के करीब रहा है इन द पास्ट 6 मंथ्स. तो ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स, इतने सारे इन्वेस्टर्स ने अपनी एसआईपीज को रोक लिया है? व्हाट्स द रीजन फॉर इट? आई थिंक कुछ एक रेगुलेटरी रीजन है. एक तो ये है कि थोड़ा एक रेगुलेटर ने कहा है कि जो एसआईपीज कुछ टाइम से बंद है उनको आपको कैलकुलेशन से निकालना चाहिए. तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा एडिशनल काउंट उसके वजह से भी आ रहा है. बट ब्रॉडली अगर आप देखेंगे, काफी इन्वेस्टर्स पिछले 4-5 सालों में लोगों ने, नए इन्वेस्टर आए हैं इस मार्केट में. थोड़ा एक्सपीरियंस भी उनका मेरे ख्याल से मार्केट से कम है, एंड काफ़ी अच्छे पैसे भी बने हैं. सी, एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई अपना प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है. लोगों के फाइनेंशियल नीड भी होते हैं. तो यस, थोड़ा नंबर बड़ा है, शायद थोड़े पैसे निकाल भी रहे हैं लोग, बट मैं इसको इस तरफ से देखूंगा कि दीज आर हैप्पी इन्वेस्टर्स. इन्होंने पैसे बनाए हैं मार्केट में, इनका फेथ है मार्केट में, एंड अगर बाई चांस कल को समझो मार्केट करेक्ट हुई तो ये पैसा वापस ही आएगा ना. सो मे बी दिस विल be a backstop to prevent deep downsides. So I wouldn't worry too much about this. All that we can see is that SIP penetration is going up every year. People have accepted SIPs as a great tool to create long-term wealth. There is strong data available, and main क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर नीचे जाता है ना, तो इट प्लेस साइकोलॉजिकली ऑन योर माइंड.
एसआईपी में आदमी शांत रहता है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे गया तो यार चलो नीचे की एनएवी मिल रही है, दिस इज बेटर देन द एनएवी दैट आई गॉट लास्ट टाइम, एवरेजिंग की माइंडसेट आ जाती है। एंड जब मार्केट अगर ऊपर गया तो एटलीस्ट इज हैप्पी कि अब तक तो मेरा थोड़ा पैसा लग चुका है, नहीं तो अगर मैं कॉशियस रहा तो मैं आई वुड बी आउट ऑफ द मार्केट। सो it beats so it brings the discipline, जो मैं डिसिप्लिन की आपको बात कर रहा था, तो एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच आता है। And to that, and hence SIP has become a very well known word today. 10 साल पहले कोई SIP जानता नहीं था, आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के प्रमोशन और पार्टनर्स के प्रमोशन की वजह से, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक इन्वेस्टर को जो इस प्रोडक्ट की सिंप्लिसिटी समझ आई है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, SIP has become a household word. Okay, okay. Yeah, I mean, इतना कुछ बोला जाता है SIPs के बारे में, but it's always, surprising to see such numbers. तो ये जैसे आप बोल रहे हैं कि शायद profit booking है जो पैसा वापस आ जाएगा, which I hope is the case. Okay, so Asad, let me ask you a little bit about FlexiCap investing, and हम सबको पता है कि JM FlexiCap fund ने जो है काफी अच्छा परफॉर्म किया है in the long term, beating its benchmark consistently. तो आप ये बताइए कि आप अपने FlexiCap fund के लिए स्टॉक्स कैसे डिसाइड करते हैं, एंड हमने ये भी देखा है कि JM FlexiCap fund जो है उसका काफी कम एलोकेशन है लार्ज कैप की तरफ कंपेयर टू द कैटेगरी एवरेज, क्योंकि जनरली जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो काफी लार्ज कैप हैवी होते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या इस अप्रोच ने मदद किया है इन द लॉन्ग टर्म? नम्रता जी, एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, इफ यू मूव द क्लॉक बैक, अगर हम जाएंगे मार्च 2020 क्वार्टर वेयर कोविड हैपेंड, ये सेम फ्लेक्सी फंड था जहां पे लार्ज कैप वाज 92% प्लस। ठीक है, अगर हम लोग जाएंगे सितंबर 22, स्मॉल कैप इस फंड में केवल 5% था, जो मेरे ख्याल से आज के दिन में 24% के करीब होगा। सो पॉइंट क्या है कि आवर स्ट्रेटेजी इज नॉट स्टैटिक, हमारा एक टॉप डाउन व्यू बनता है, उसके बेसिस पे हम लोग एलोकेशन करते हैं। जब रिस्क हमें ज़्यादा दिखेगा, फंड जैसे कोविड के टाइम में जब रिस्क हमें ज़्यादा दिख रहा था, हमने रिवॉर्ड सेक्रीफाइस किया, हम ज़्यादा करके पोर्टफोलियो को लार्ज कैप की तरफ ले गए। जब भी हमें दिखा कि स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको याद होगा कैलेंडर ईयर 2022 में स्मॉल कैप फंड्स डिड नॉट डू वेल, स्मॉल कैप इंडेक्स डिड नॉट डू वेल। आज ऐसे याद भी नहीं आता है मेमोरी में, बट स्मॉल कैप वाज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स इन द वर्ल्ड, स्मॉल कैप 250 अपना। ठीक है, जब हमने देखा कि इतना अंडर परफॉर्मेंस रहा है स्मॉल कैप का, जबकि बैलेंस शीट और ग्रोथ अच्छी है, तभी हमने स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाया। एंड 2023 वाज एग्जैक्ट रिवर्स, कैलेंडर 2022 में स्मॉल कैप में बहुत अच्छे रिटर्न बने। सो अगर आप हमारे फंड का जो मूवमेंट देखेंगे, हम लोग एक टॉप डाउन व्यू लेके ये डिफरेंट कैप्स के बीच में मूव करते हैं। हम लोग ये चीज सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप नहीं, इवन सेक्टर्स के बीच में करते हैं। आप देखेंगे कि जैसा हमारा टॉप डाउन व्यू बनता है, कोविड के पीरियड में फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हमारे पास मेरे ख्याल से तब ऑटो में वेटेज केवल 4% के करीब था इन मार्च 2020। एंड जैसे जैसे हमको दिखा कि कोविड के कारण लोगों की जो माइंडसेट है टुवर्ड्स ऑटोमोबाइल शेयरिंग बंद हो जाएगा, पीपल विल प्रिफर पर्सनल ट्रांसपोर्ट, वी इंक्रीज्ड ऑटो सब्सटेंशियली, एंड मतलब 4 का 8 नहीं, मतलब 4 से 12 में भी इवन 16 भी किया। सो एक एक्टिव अप्रोच, एंड वी डिड ऑल दिस इन द मैटर ऑफ 6 months बाय द वे। सो एक एक्टिव अप्रोच ऑफ मैनेजिंग रिस्क and reward, managing your caps, market caps of your stocks that you hold, and managing the sectors that you invest in, actively. That has helped our fund. To be frank, I think being true to label flexi, we are flexible all the time. ठीक है, अगर हमें कल को ऐसा दिखा कि कोई एक ही सेक्टर है जो अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है फ्लेक्सी कैप फंड एक थीमेटिक फंड बन जाए उस पीरियड के लिए। बिकॉज द मैंडेट अलाउस, इट्स गो एनीवेयर फंड, दैट इज द मैंडेट। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे इतना लार्ज कैप रखना चाहिए, इतना मिड कैप रखना चाहिए, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस इज द फंड वेयर इट्स अ गो एनीवेयर फंड एज फार द मैंडेट इज कंसर्न, और हम लोग इस मैंडेट को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके। तो आपने यू सेड कि एक्टिव अप्रोच इसमें बहुत यूज होती है, तो जस्ट द रिवर्स ऑफ दैट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगर हमें पैसिव अप्रोच फॉलो करनी है, तो आप हमें ये बताइए आसिफ कि अगर एक बिगिनर को एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है फॉर एग्जांपल, जिससे विच इज ऑब्वियसली अ पैसिवली मैनेज्ड फंड, तो क्या वो उसके लिए एक सही या एक अच्छा ऑप्शन है? एंड क्या उसमें एसआईपीज के जरिए शुरू कर सकते हैं? डू यू थिंक दैट्स अ बेटर अप्रोच? क्या वो लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टर को, स्पेशली एक नए इन्वेस्टर को, क्या उसका बेनिफिट मिलेगा लाइक एन एसआईपी इन एन इंडेक्स फंड? मैडम इस चीज के ऊपर आपको काफी मटेरियल मिलेगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि वॉरेन बुफे ने कहा है कि इंडेक्स फंड्स आर ग्रेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि एज द इकोनॉमी ग्रोस क्रिएटिंग अल्फा बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है। मेरा ये मानना है कि आज की जो अपनी इकोनॉमी है इंडिया की, वो उस स्टेज पे नहीं पहुंची है कि अल्फा क्रिएशन विल बी डिफिकल्ट। सो आज के दिन में जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, you are signing up for the index movement for sure, and minus the expenses, little underperformance, right? But in an active fund आपको थोड़ा अल्फा बनने का possibility है, ठीक है। Is it a good way to start? Yes, it's a good way to start because you will participate in the equity story without the hassle of knowing which fund to invest. But I would really advise people that you see there is so much data available. आज के दिन में इतना data available है, आप थोड़ा खुद study कीजिए, या फिर आपको बहुत कम प्राइस पे अच्छा फाइनेंशियल एडवाइस, आज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स आर देयर, यू कैन गो टू देम एंड यू कैन गेट मोर डेटा अबाउट विच फंड इज सूटेड टू यू, ठीक है। आप दोनों अप्रोच ट्राई कर सकते हैं टू बिगिन विद एंड सी व्हाट सूट्स यू मोर। It's not a and definitely any investing, if you start with an SIP based on your monthly cash inflows, it's not a bad option at all. It's not a bad option at all. But my only point was Okay. that I mean, I India think में अभी भी जो alpha logic generation is possible. ओके, ओके। सो यू थिंक कि अगर एक बिगिनर भी हैं जिनको शायद इक्विटीज उतना समझ में भी नहीं आता है, वो भी एक्टिवली मैनेज फंड्स शुरू कर सकते हैं? जी, एक्चुअली देखिए, एक्टिव मैनेज फंड में वर्सेस इंडेक्स, इंडेक्स में आपको अंडर परफॉर्मेंस का डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। बट अगर एक रीजनेबल टाइम फ्रेम देते हैं किसी भी फंड को, अगर आप देखेंगे, दे एंड अप डूइंग क्वाइट वेल। इंडस्ट्री का आज ट्रैक रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो, काफी म्यूचुअल फंड 20-20 साल से हैं। हाँ, अभी 20 साल के पीरियड में किसी ने 6 महीने अंडर परफॉर्म किया भी होगा, बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये चीज याद भी नहीं होगी। क्योंकि चाहे आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें या फिर आप कोई भी एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करें, आइडियली आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। एक्चुअली यस। ऑलराइट, सो असद, अब आप ये बताइए कि आप अपना पैसा कहाँ निवेश करते हैं? वेयर डू यू इन्वेस्ट योर मनी? म्यूचुअल फंड्स, अदर एसेट क्लासेस? एंड आल्सो टेल अस कि एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टिंग अक्रॉस इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड फंड्स कितना ज़रूरी होता है? आई मीन, ज़रूरी है कि ऐसे स्प्लिट करें अपने पोर्टफोलियो को, एंड आप अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं? मैडम, हमारा तो अभी स्किन इन द गेम है एज पर सेबी रूल्स, तो हमारा पैसा तो कंपल्सरीली हमारे फंड्स में लगता है। बट अदर देन दैट आई डू इन्वेस्ट इन अदर म्यूचुअल फंड्स एज वेल। मेरे लिए इट्स वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग लिक्विड एसेट्स एंड एसेट एलोकेशन। देखिए क्या है कि बीइंग सैलरीड एम्प्लॉय, हमारा काफ़ी सारा एसेट एलोकेशन तो गवर्नमेंट ही कर देती है। पीएफ का आपका पैसा पूरा समझिए डेट में ही चले जाता है। सो एक होलिस्टिक अप्रोच लेके मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। ऑफ कोर्स माय रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी टुडे इज डिफरेंट, my liabilities are different, so it's not, I won't advise everybody to have a very similar approach, but मेरा काफी पैसा तो इक्विटी एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के तरफ ही है। थोड़ा बहुत जो रियल एस्टेट और एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में वो है, थैंकफुली गोल्ड और कमोडिटीज की तरफ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। माय वाइफ हैज बीन काइंड, उन्होंने भी कभी गोल्ड मांगा नहीं है, तो सो इक्विटी एंड जो फिक्स्ड इनकम है उसी की तरफ ज्यादा है, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट। ओके, ओके। बट देन डू यू थिंक हाइब्रिड फंड्स भी जरूरी होते हैं इन्वेस्टर के लिए? लाइक इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? देखिए, हाइब्रिड फंड्स का एक अच्छा रोल है। वो रोल ये है कि उसमें थोड़ा डेट होता है हमेशा, ठीक है। जैसे कि हमारा एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, अगर एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी आप देखेंगे, उसमें मिनिमम 20% डेट होना चाहिए, मैक्सिमम 35% हो सकता है। सो कल को अगर मार्केट गिरा उस दिन, बिकॉज द कॉम्पोनेंट ऑफ डेट बीइंग देयर,
that fund will fall the least among other equity funds if with a similar portfolio. सो अगर आपको एसेट एलोकेशन इंडिविजुअली जाके अलग अलग फंड लेके नहीं करना है तो हाइब्रिड इज द बेस्ट वे, बिकॉज उसमें ऑटोमेटिकली आपका एसेट एलोकेशन हो जाता है. ओके ओके ठीक है. बट जब चढ़ते हुए मार्केट में आप कोई फंड जो 60 या 80% इन्वेस्टेड है, दैट कैन नॉट गिव यू मोर रिटर्न देन समबडी who's invested 100%. In some days we have done it, but it's a difficult task, right? So to that extent you will get lesser returns also, but you're signing up for it because you want lesser volatility. So it's a good tool. And what I have seen, जो हमने देखा है कि जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं या फिर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं, ये काफ़ी हमारे जो पार्टनर्स हैं they use it as a tool for diversification at client level. कि क्लाइंट को 3-4 फंड, इसको एक डेट फंड दे दो, ये सब करने से अच्छा एक फंड दे दो जिसमें उसकी इक्विटी भी हो जाती है, डेट का भी एलोकेशन हो जाता है, एंड दैट एसेट एलोकेशन का जो प्रेशर होता है डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर वो कम हो जाता है. So we've seen smaller distributors actually use these funds for asset allocation of the equity of their investors, but larger investors, they have a lot of advice, they have a lot of wherewithal, so वो अपना asset allocation अलग तरीके से करते हैं. ओके ओके. तो अभी अगर हम असेट एलोकेशन की बात कर ही रहे हैं असद, तो एक समराइज तरीके से बता दीजिए कि ऐसे क्या थंब रूल्स हैं जो एक इन्वेस्टर फॉलो कर सकते हैं अपना असेट एलोकेशन अचीव करने के लिए, और सही समय रीबैलेंसिंग के लिए क्या होगा फॉर एन इन्वेस्टर. मान लीजिए कि मुझे अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है, तो किस स्टेज पे करना चाहिए? एक्चुअली दिस इज अ जॉब ऑफ एन एक्सपर्ट. ठीक है. मैं फंड मैनेज करता हूँ, वो भी इक्विटी फंड, सो आई मे बी वेरी बायस्ड. May not be the right person also to advise this, to give advice on this point. Whether, see, मेरे हिसाब से nothing beats discipline. Okay, so asset allocation you have to decide as per your needs and stick to it. That is the discipline part. Lot of times क्या होता है कि आप सोचते हो कि नहीं नहीं यार मुझे तो इक्विटी में 10 साल के लिए पैसा डालना है, लेकिन 10 महीने में आपका मूड चेंज हो जाता है. तो डिसिप्लिन पार्ट में लोग चुप कर जाते हैं. आपने वो पहले एसआईपी का भी क्वेश्चन पूछा था, अरे एसआईपी क्यों लोग विड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है. डिसिप्लिन वाली बात है कि आप करना होता है इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन मन चंचल होता है. तो मेरे ख्याल से डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टिक टू योर एसेट एलोकेशन. एसेट एलोकेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड रिक्वायरमेंट. आपको डिसाइड करना है कि कितना पैसा आप इक्विटी में रख सकते हो जो वोलेटाइल होगा, एंड आप उसको बुरे वक्त में भी आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छा वक्त तो है, बुरा वक्त भी आता है, हमने देखा है ये. लेकिन अगर आप अच्छा टाइम देते हो 10 साल, 5 साल, 7 साल प्लस, तो आपका अच्छा पैसा भी बनता है. तो ये आपको देखना ही चाहिए. ठीक है. बट इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग. And to that extent, I won't advise beyond this point, except that be disciplined, decide what you have, and review. Should you do it, at some market level, or should you do it when certain returns come, or should you do it annually? I don't know. बट आप एक डिसिप्लिन पकड़िए. अगर आपको एनुअली रिव्यू करना है, आप एनुअली कीजिए. अगर आपको लगता है कि हर 20% मार्केट चलेगी तब मैं रिव्यू करूंगा, तब कीजिए. बट डोंट चेंज द रूल्स ऑफ द गेम. इसी में भी डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करोगे, इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स. ओके ओके, वंडरफुल. ठीक है. जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन असित. आप इतने सालों से निवेश कर रहे हैं, you've been part of the equity markets for so long, तो help us understand ऐसी कोई गलतियां आपने की हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में जो आप हम जिसके बारे में हमें बताना चाहेंगे, so that we don't make those mistakes. नम्रता जी, हम लोग रोज डिसीजन लेते हैं. ठीक है. हर एक डिसीजन, मतलब कोई स्टॉक में खरीद रहा हूँ, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. ठीक है. मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो गलतियां लोग करते हैं वो ये है कि वो डिसाइड नहीं करते. इनडिसीजन इज द वर्स्ट मिस्टेक. क्योंकि आपने जब डिसीजन नहीं लिया तो आप कहीं नहीं जाते हो. जब आप डिसाइड करते हो कोई चीज, अगर आपने गलती भी किया, आप आपकी गलती सुधार सकते हो.
So to my mind, indecision is the worst mistake you can do. बाकी जो स्टॉक्स खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है, समटाइम्स मार्केट्स आर काइंड, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन कम होते हैं, समटाइम्स ज्यादा होते हैं, बट अपनी गलती को जल्दी से जल्दी पकड़ो और उसको सुधारो. ये एक हमने प्रोसेस बनाया है इंटरनली, ठीक है. हाउ टू पिक आउट योर मिस्टेक्स फर्स्ट, एंड इट्स अगेन द वर्ड डिसिप्लिन कम्स इन, कि आपको हाँ, देखिए क्या होता है कि अगर आप ऑनेस्ट हो अपने से, खुद से, एंड अपनी गलती को आइडेंटिफाई करते हो, अपने ईगो को बीच में नहीं आने देते हो, तो आप करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हो. हम लोग पब्लिक फंड मैनेज करते हैं, तो हमने हमारे प्रोसेस में ये डाला हुआ है कि किस तरीके से कोई भी मिस्टेक हो, और मिस्टेक्स हम लोग आज भी करते हैं. आज भी कुछ स्टॉक्स हम लोग खरीदेंगे तो सारे तो हमारे 100% नहीं होते. कहीं सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, कहीं फंडामेंटल्स चेंज हो जाते हैं, कहीं शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती. बट उस चीज को आपको आइडेंटिफाई करके जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए एंड नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए. सो दैट इज व्हाट वी डू. ओके, श्योर. ओके, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई बुक रिकमेंडेशंस, ऐसी कोई बुक जो आपको लगता है कि हमें बेटर इन्वेस्टर्स बना सकती हैं? जी, आई थिंक एवरीबडी हु इज इन्वेस्टिंग, उनको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेन ग्रैहम तो पढ़ना ही चाहिए. क्योंकि इक्विटी में पैसा क्यों बनता है, इसका बेसिक चीज है, कहाँ वैल्यू है और वैल्यू कैसे रियलाइज होता है. वैल्यू इन्वेस्टिंग वो आपको दिखता है. दूसरा मेरे ख्याल से जो आप जॉन बोगल, जो इंडेक्स फंड्स के गुरु हैं, उन्होंने लिखा है कॉमन सेंस ऑन म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग बुक है क्योंकि इट एक्चुअली एडवोकेट्स इंडेक्स इन्वेस्टिंग वर्सेस एक्टिव इन्वेस्टिंग, बट आई विल स्टिल वांट पीपल टू फोकस देयर बिकॉज आपको उसमें इतना डेटा है जो बताता है कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट सो डिफिकल्ट. So I think you will appreciate all the funds, active funds which have generated and in India which continue to generate good alpha. Ki that alpha is coming with a lot of effort, a lot of difficulty, and it is not so easy. Sometimes investors take it for granted that alpha to banna hi chahiye. Okay? But globally, I think the kind of data that you see in that book actually shows that it's not an easy task. And to that extent, although he makes a case that you should go to index investing and this is not important, yet I think it's a good read. It puts things in perspective. Okay, sure, wonderful. Thank you so much, Asit. I think हमने आज बहुत सारी कैटेगरीज डिस्कस कर ली आपके साथ, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, फ्लेक्सी कैप्स, इंडेक्स फंड्स. आई थिंक वीव कवर्ड अ ह्यूज होराइजन, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई डू होप कि आज हमारे जो व्यूअर्स ने बहुत कुछ सीखा हो आपके एपिसोड से. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. थैंक यू. Hey, thank you very much. Thank you. It was a wonderful conversation. Thanks. Have a great day. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Asit. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर आसित से पूछा कि एज एन इन्वेस्टर अगर हमें स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो क्या हमें ऐसे स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें स्मॉल कैप स्टॉक्स का एलोकेशन ज्यादा है पोर्टफोलियो में, या फिर ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें लार्ज कैप या मिड कैप स्टॉक ज्यादा है फॉर सेफ्टी. तो मिस्टर आसित सेज कि हमने अभी रिसेंटली स्मॉल कैप फंड्स में काफी ज्यादा इन्फ्लोज देखे हैं जिसकी वजह से जो है इन फंड्स में वॉलेटिलिटी भी थोड़ा कम हो गई है टू सम एक्सटेंट. ही सेज जब आप एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यू शुड इन्वेस्ट इन ट्रू टू द लेबल स्मॉल कैप फंड्स, व्हिच मींस कि ऐसे स्मॉल कैप फंड्स जिनमें स्मॉल कैप स्टॉक्स का एलोकेशन ज्यादा है. और एज एन इन्वेस्टर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू शुड check the investment portfolio and understand what you're investing for. He also says कि अगर आप एक small cap fund में invest कर रहे हैं तो आपको जो investment horizon है वो long term होना चाहिए. फिर हमने मिस्टर आसित के साथ थोड़ा फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में डिस्कस किया. मिस्टर आसित सेज कि एक इन्वेस्टर जो है फ्लेक्सी कैप फंड्स में
सही इक्विटी एलोकेशन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ही ऑल्सो सेज कि ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं जिनको सिर्फ एक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है। एंड ही सेज कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी थोड़ा कम करनी है तब आप लार्ज कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने मिस्टर आसिफ से पूछा कि वो जेएम वैल्यू फंड के लिए स्टॉक्स को कैसे पिक करते हैं। तो मिस्टर आसिफ सेज कि अभी जो है इकोनॉमी रिकवर हो रही है, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हैं। तो इन सेक्टर्स पे कॉन्ट्रा बेट लिया जा सकता है, विच मीन्स आप ऐसे डिप्रेस सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी आगे जाके पोटेंशियल काफी अच्छी है। तो जेएम वैल्यू फंड ऐसे वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है फ्रॉम ग्रोथ सेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल टेक्सटाइल्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज ने उतना अच्छा नहीं किया था, तो जेएम वैल्यू फंड वुड लुक एट अपॉर्चुनिटीज लाइक दीज। ही ऑल्सो सेज कि जेएम वैल्यू फंड जो है कंटिन्यूअसली वैल्यू स्टॉक्स पे अपना फोकस बढ़ाता है। फिर हमने मिस्टर आसिफ से पूछा कि इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कॉन्ट्ररी या कॉशियस अप्रोच कितनी जरूरी होती है। मिस्टर आसिफ सेज कि एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच ज्यादा जरूरी होती है इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्ररी या फिर कॉशियस अप्रोच। ही सेज कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो मार्केट कंडीशन को बिना देखे, उनको मार्केट को टाइम किए बिना अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर द वंस हु क्रिएट वेल्थ ओवर टाइम। ही सेज फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मार्केट नीचे है तो वो और नीचे जा सकता है, किसी को भी मार्केट का बॉटम नहीं पता है। तो इसीलिए टाइम इन द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स टू जनरेट वेल्थ ओवर टाइम फ्रॉम इक्विटीज। फिर हमने मिस्टर आसिफ से पूछा कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स को कैसे पिक किया जाता है। सो मिस्टर आसिफ सेज कि जो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है वो एक स्टैटिक फंड नहीं है, इसमें कोई भी स्टैटिक अप्रोच फॉलो नहीं करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड हुआ था तो इस फंड में लार्ज कैप स्टॉक्स का एलोकेशन बढ़ गया था फॉर सेफ्टी पर्पस। फिर जब स्मॉल कैप स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे थे तो इस फंड ने स्मॉल कैप्स की तरफ एलोकेशन बढ़ा दिया था। सो बेसिकली ये फंड जो है एक एक्टिव फंड मैनेजमेंट में बिलीव करता है, जिसमें देयर इज एन एक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर स्टॉक सेक्टर्स एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसकी वजह से ये फंड एक ट्रू टू द लेबल फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसकी वजह से ये अच्छा भी कर रहा है। तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड इज अ गो एनीवेयर फंड। फिर हमने मिस्टर आसिफ से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स। एंड मिस्टर आसिफ सेज कि इनडिसिशन सबसे बड़ी गलती होती है जो एक इन्वेस्टर कर सकते हैं व्हाइल इन्वेस्टिंग इन इक्विटी फंड्स। ही सेज कि अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट अप्रोच में कोई फ्लॉ या कोई गलती ढूंढ ली है तो उस गलती को जल्द से जल्द सुधारिए and then move towards the path of wealth creation. So that was about it in this particular episode. Thank you so much for watching. I do hope you guys had some amazing learnings. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, and I'll see you next week. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.